हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको सीमन एनालिसिस रिपोर्ट पढ़ना बताऊंगा कि इसको कैसे रीड करना है, जिसे सीमनोग्राम भी कहते हैं। ये बेसिकली मेरे सामने एक सीमन एनालिसिस रिपोर्ट है। ये मेल फर्टिलिटी को जानने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। आपके स्पर्म का एनालिसिस किया जाता है कि आपके स्पर्म में कोई कमी तो नहीं है, कि आपका स्पर्म कितना फर्टाइल है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखें, रिपोर्ट है मेरे सामने। इसमें ऊपर वाली दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, टाइम ऑफ स्पेसिमेन और टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। इसको छोड़ देंगे। ड्यूरेशन ऑफ एब्सेंटी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि आप जब सीमन का सैंपल या स्पर्म का सैंपल आपने दिया था, उस टाइम उससे पहले कितने दिन का आपका कंट्रोल था, कितने दिन आपने सेक्सुअल एक्टिविटी कोई नहीं की थी। नॉर्मल रेफरेंस वैल्यू इसकी होनी चाहिए 3 to 7। यहाँ पर 2 to 7 है, ये भी ठीक है। हर लैब टू लैब वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं नॉर्मल, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में ये 3 to 7 होनी चाहिए। यहाँ पर 2 है तो इसको छोड़ देते हैं। ये 2 ठीक है, गलत नहीं है। अगर रेफरेंस वैल्यू 2 to 7 है तो फिर ठीक है। ये ऑब्वियसली लैब वालों ने इनको 2 to 7 डेज़ का कंट्रोल रिकमेंड किया होगा। उन्होंने 2 डेज़ का कंट्रोल किया और उसके बाद वो अपना सैंपल दे दिया। उसके बाद लिक्विफेशन एट 37 डिग्री। लिक्विफेशन का मतलब ये होता है कि जब आपने सीमन का सैंपल दिया तो उसके बाद वो कितनी देर में गाढ़े से पतला हो गया। यानी जब हम स्पर्म जब हमारा होता है, जब हम उसे खारिज करते हैं तो वो उस टाइम पर कितना गाढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है, गाढ़ा होता है। तो उसको कितना टाइम लगा गाढ़े से पतला होने में। तो इसकी नॉर्मल रेफरेंस वैल्यू 30 to 60 मिनट्स है, यानी 30 से 60 मिनट के अंदर वो पतला हो जाता है। तो इस यहाँ पर इसकी वैल्यू 37 आई है, तो ये नॉर्मल है। यानी 30 से कम होगी तो ये अब नॉर्मल वैल्यू होगी। इतनी जल्दी उसको पतला नहीं होना चाहिए। उसके बाद वॉल्यूम, यानी एक दफ़ा में जब आपने सैंपल दिया स्पर्म का तो कितने ml स्पर्म आया उसके अंदर, सीमन जो है वो कितने ml आया। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू 1.5 ml होती है। 1.5 ml से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। कम होगी तो अब नॉर्मल होगी। उसके बाद उसकी अपीयरेंस और कलर, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट की हुई हैं। लेकिन नॉर्मल जो कलर होता है सीमन का, स्पर्म का, वो होना चाहिए वाइट, ऑफ वाइट, ग्रे या ओपेक। तो यहाँ पर ग्रेइश वाइट लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर आपका सीमन का स्पर्म का कलर येलो या रेड होगा तब कोई ना कोई इशू होगा, तो वो एबनॉर्मल होगा। ऐसी सूरत में आपको डॉक्टर को बताना है ताकि वो आपको कोई मेडिसिन दे सके। उसके बाद पीएच आ जाती है। देखिए पीएच जो है स्पर्म की, यहाँ पर 7.2 है नॉर्मल वैल्यू। यहाँ पर ये नॉर्मल है, लेकिन मेरे हिसाब से जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 6.5 से, रेफरेंस वैल्यू 6.5 से 8 तक होना चाहिए। इसके दरमियान होना चाहिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। कम होगा तो एसिडिक हो जाएगा और अगर ज़्यादा होगा तो बेसिक हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक वैल्यू है, 6.5 से 8 के दरमियान आनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है टोटल स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब यह है कि जो आपका सीमन का सैंपल था उसके अंदर स्पर्म कितने प्रेजेंट थे। तो ये 15 to 20 मिलियन से ज़्यादा होने चाहिए या 15 मिलियन से कम नहीं होने चाहिए। तो ये नॉर्मल है, 15 मिलियन आया है यहाँ पर, लेकिन मेरे ख्याल में 20 मिलियन कम से कम होने चाहिए। फिर भी ये वैल्यू भी ठीक है 15 मिलियन। अगर इससे कम होगी तो ये वैल्यू ठीक नहीं होगी, अब नॉर्मल होगी। उसके बाद परसेंटेज मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब ये है कि जो आपने सीमन का स्पर्म का सैंपल दिया उसमें से कितने परसेंट स्पर्म जो थे वो जिंदा थे, यानी एक्टिव स्पर्म थे। तो ये आपकी वैल्यू कम से कम 60 होनी चाहिए नॉर्मल वैल्यू। अगर 60 से कम होगी तो इसका मतलब ये है कि आपके जो जिंदा स्पर्म है उनकी क्वांटिटी कम है, तो ऐसी सूरत में आपको इनफर्टिलिटी का इशू होगा। तो ये 60 है, ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ग्रेड ए पे आ जाते हैं। ग्रेड ए का मतलब ये होता है कि फास्ट प्रोग्रेसिव, यानी कई जगह पर ग्रेड ए लिखा होगा, कई लैब्स में फास्ट प्रोग्रेसिव। फास्ट प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि कितने परसेंट जो आपके स्पर्म हैं वो तेज़ हरकत कर रहे थे, एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे वो। तो कितने परसेंट थे वो, ये 40 इसकी नॉर्मल वैल्यू है। 40 से कम नहीं होने चाहिए। तो ये देखें इसके यहाँ पे 40 है एग्जैक्टली, तो ये ठीक है। फास्ट प्रोग्रेसिव यानी 40% आपके जो स्पर्म थे वो एक्टिव थे। इसके बाद आए थे ग्रेड बी स्लो प्रोग्रेसिव, यानी 20% जो स्पर्म है वो आपके ज़्यादा एक्टिव नहीं है, वो स्लो हरकत कर रहे हैं, यानी हरकत तो कर रहे हैं लेकिन बहुत स्लो कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू 20 से अगर कम ज़्यादा हो तो वो अच्छा नहीं होता है, 20 से कम होनी चाहिए नॉर्मल वैल्यू इसकी। उसके बाद ग्रेड सी में आए थे इमोटाइल। इमोटाइल का मतलब यह है कि ऐसे स्पर्म जो बहुत कम हरकत कर रहे थे या हरकत कर ही नहीं रहे थे। तो ये आपके जो हैं वो 20% हैं, 25% हैं, 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए थे। ये ठीक है बिल्कुल। उसके बाद आ जाते हैं विटैलिटी के ऊपर। विटैलिटी का मतलब ये है कि आपके स्पर्म कितने परसेंट एक्टिव थे। तो आपकी ये मोर्टेलिटी और विटैलिटी बेसिकली एक ही चीज़ है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। देखें दोनों 60 आए हैं, तो यानी 60% आपके जो स्पर्म थे वो जिंदा थे, यानी अलाइव थे। उसके बाद एगुलेशन आ जाती है।
इसके बाद एग्लूटिनेशन आ जाती है। एग्लूटिनेशन का मतलब ये है कि आपके स्पर्म आपस में जुड़े हुए तो नहीं है, तो यहाँ पर नेगेटिव है, ये जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ठीक नहीं होते, तो नॉर्मल वैल्यू इसकी नेगेटिव ही होती है। अगर पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब फिर आपके स्पर्म के अंदर कोई इशू है। उसके बाद पस सेल आ जाते हैं। पस का मतलब होता है कि इन्फेक्शन तो नहीं था आपके सीमन के सैंपल के अंदर या स्पर्म्स के अंदर, तो यहाँ पे 1 to 2 वैल्यू आई है, लेकिन ये नील होनी चाहिए, बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। इसी तरह रेड ब्लड सेल भी जीरो होने चाहिए, ये बेसिकली इन्फेक्शन का पार्ट ही होते हैं। एपिथेल सेल्स का मतलब यही होता है कि इन्फेक्शन तो नहीं है किसी किस्म का, तो ये भी नील होना चाहिए। उसके बाद हम आ जाएंगे मॉर्फोलॉजी पे। नॉर्मल मॉर्फोलॉजी का मतलब ये है कि आपके स्पर्म दिखने में कैसे हैं। देखिए स्पर्म जो होता है वो एक, उसके अंदर हेड होती है, उसका दरमियान वाला हिस्सा होता है, फिर उसकी टेल होती है, तीनों चीज़ें होती हैं, तो नेक भी होती है उसकी। तो ये अगर नॉर्मल होगा तो उसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, लेकिन चूंकि हमारे सारे जो स्पर्म्स होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, नॉर्मल स्पर्म्स जो हैं वही पेनिट्रेट कर सकते हैं एग को, ऐसी सूरत में प्रेगनेंसी होती है। तो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी वाले जो आपके नॉर्मल स्पर्म्स हैं वो होने चाहिए 70 to 70%। यहाँ पर आए हैं 72, तो ये बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल वैल्यू है, इससे कम नहीं होने चाहिए थे। उसके बाद एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी में आए थे, यानी ऐसे सेल्स जिनमें कोई ना कोई डिफेक्ट था, तो 100% होनी चाहिए टोटल वैल्यू, तो 72 हमारे नॉर्मल आ गए, तो उसके बाद 28 आ गए एबनॉर्मल, तो ये 25 to 30% एबनॉर्मल हो सकते हैं, तो ये नॉर्मल वैल्यू है। उसके बाद आ गया हेड डिफेक्ट्स। ऐसे स्पर्म जिनके सर के अंदर डिफेक्ट था, सर सही तरह नहीं था उनका, तो वो 10 to 15% नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पर 12% है, तो ये भी ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल वैल्यू है। उसके बाद नेक एंड मिड पीसेस, यानी गर्दन उसकी और दरमियान वाला पीस कितने % स्पर्म का, वो ठीक नहीं था, तो ये वैल्यू 5 to 10% नॉर्मल होती है। यहाँ पर 6% है, तो ये बिल्कुल ठीक है ये वैल्यू। टेल डिफेक्ट्स, यानी ऐसे स्पर्म जिनकी टेल में कोई ना कोई डिफेक्ट था, वो 10 to 15% एबनॉर्मल हो सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू 13 है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद केमिकल एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। यहाँ पर है सीमन फ्रुक्टोज। सीमन फ्रुक्टोज का मतलब ये है कि जो हमारा स्पर्म होता है उसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी एसिडिक होती है, फ्रुक्टोल वैल्यू होती है, तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए, हमारे स्पर्म के अंदर फ्रुक्टोज का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो ये अगर वैल्यू नेगेटिव आएगी तो तब भी कोई इशू होगा, तो डॉक्टर आपको उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन देगा। तो ये पॉजिटिव आना बिल्कुल ठीक है। देखें ये रिपोर्ट ऊपर नीचे हो सकती है, इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो ऊपर नीचे हो सकती हैं, रेफरेंस वैल्यू भी ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन मकसद ये था कि हर चीज़ का आपको पता हो कि ये वैल्यू किस लिए है और ये वैल्यू किस लिए है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझने में आसानी हुई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।